तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि जो अपना होमवर्क है लेट्स डिस्कस इट, और फिर हम उसके बारे में बाकी सारा डिस्कशन करते हैं। मैं पहले शुरू कर देता हूँ एक एक करके। जो क्वेश्चंस थे सबके पास आई गेस होंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। डन। अब देखो मैंने जो दिया था डीपीटी दिया था और एक्सरसाइज दिया था, ठीक। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे और उसमें क्या क्या डाउट है पहले ये बताओ। जो होम असाइनमेंट 1 था, बोल कंसेप्ट असाइनमेंट 1, तो मुझे एक एक करके टेक्स्ट कर लो या माइक ऑन कर लो। असाइनमेंट 1 का थर्ड मुझे बोला जा रहा है, किसी ने बोला असाइनमेंट 1 का थर्ड। तो असाइनमेंट 1 पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें करेंगे। तो मुझे बता दो असाइनमेंट 1 में कौन कौन से, एक तो थर्ड है, ठीक है सर? हाँ बोलो। 30, 32, 39, 40। ठीक है, तो एक एक करके बोलना मुझे। पहले मैं 30। थर्ड कर दूं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो थर्ड कर लेते हैं। ओके कुछ लोग सर। थर्ड बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। थर्ड तो शायद मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, और कोई बात नहीं, अगर उनको थर्ड लग रहा है तो थर्ड भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले थर्ड ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे मैसेज आ चुके हैं सबके, तो मैं एक एक करके ये शुरू कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले एडमिट कर लिया जाए, बहुत लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, एकदम गलत बात है। लोग आते हैं देर से, पूरी क्लास जो है डिस्टर्ब होती है, हमें इसको बचाना पड़ेगा। अरे तुम लोग लेट से क्यों आते हो भाइयों, समय पे आया कर यार, है ना। चलो अब देखो बढ़ते हैं आगे। एक एक पहले मैं असाइनमेंट का लूंगा सारे क्वेश्चंस, फिर उसके आगे का, ठीक है। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट शुरू कर लेते हैं। जो अपने पास असाइनमेंट है हम उसकी बात करना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि असाइनमेंट में हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो ये कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ये जरूरी है। तो तुम लोग बोलना, मैं सुन रहा हूँ सारी बात। मैं सबसे पहले असाइनमेंट 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ सबको। सबको पूरी क्लास को बोर्ड दिख रही है ना? यस सर। हाँ सर। बोलना जैसे कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिक्कत है? थर्ड तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, कौन पूछ रहा है दोबारा? ये तो लास्ट क्लास में करवाया गया था सर कराए थे, बट पर्सनली ऐसे रिवाइज कर रहा था तो नहीं हो रहा है, एटम्स का नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आएगा, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें करना ये था कि ये सवाल था, इसके अंदर मैंने कहा था 3 चीजें हैं। एक है 1 ग्राम O, ठीक है, दूसरा है 1 ग्राम O2, तीसरा है 1 ग्राम O3। तो इसमें एटम्स बताने हैं, क्या बताने हैं सब में? नंबर ऑफ एटम्स। इसकी टेक्निक मैंने बताई हुई है कि सबसे पहले मोल निकालो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, फिर कहा था उसके पास अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज इसके पास एक O में तो एक ही ऑक्सीजन होगा ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर सबको याद हो। दूसरे में क्या होगा? 1/32 इंटू Na इंटू 2 क्यों? क्योंकि एक O2 में 2 ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा? 1/48 इंटू Na इंटू क्या? 3। इसका डाउट है, अब तुम चेक कर लो, क्या सबके पास ऑक्सीजन आइटम सेम नहीं होंगे? बोलो तुम अपने डाउट बोलो, अगर तुम्हें इससे समझ में नहीं आ रहा तो बोलो क्या दिक्कत है, क्या मदद की जाए, बोलो। नहीं सर, हो गया। हाँ गुड, वेरी गुड, थैंक यू। 3 के, हाँ कोई बात नहीं, मैं 3 के बाद बढ़ता हूँ आगे, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब 3 के बाद जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे मैं उनके डाउट्स ले लेता हूँ।
होम असाइनमेंट 1 में 3 के बाद जो लोग मुझसे पूछ रहे थे वो था, मैं एक करके सारे डाउट ले रहा हूँ। होम असाइनमेंट 1 में 23, 25, 6, 26, 13 बाप रे बहुत सारे डाउट हैं। अच्छा चलो 23 से शुरू करते हैं। 23, 22 बहुत लोग बोल रहे हैं, तो हाँ शुरू करते हैं 22 से। 22 मैंने शायद मना किया था, मैंने कहा था 22 अभी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार सारे डाउट लिख देता हूँ। डाउट जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 23, 22 करना ही नहीं है तो आप मत करिए। 25 आज करेंगे जब वेपर डेंसिटी पढ़ लेंगे। 25, 26, 39, 40 ये डाउट आ रहे हैं अभी। कुछ लोग 32 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 39 भी बोल रहे हैं। अभी तो सब मुझसे ही कराएगा तुम लोग। ये डाउट है सारे। इसमें कुछ और बच्चे हमारे पास आ गए हैं जो आना चाहते हैं और लेट हो चुके हैं। भाई तुम लोग समय पे आया करो प्लीज। हाँ तो ये डाउट है तुम्हारे, देख लो भाई सबके डाउट आ गए, आ गए होंगे आई गेस। सर हाँ भाई और कोई डाउट है इसमें? सर इतना ही था हमारा नहीं? जो असाइनमेंट है वो हमें नोटबुक में ही लिखना है ना, जिसमें हम लोग नोट्स लेते हैं? हाँ उसी में लिखना चाहिए, सॉल्व उसी में करो, सब कुछ लिखो एक ही नोट्स में। क्वेश्चन जरूर, डिस्कशन उसी में लिखो, क्या दिक्कत। जहाँ पे सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन, सॉल्विंग ही भी चैप्टर के थ्योरी का एक हिस्सा है। तुम जितना ज्यादा सॉल्व करोगे तुमको उतना ज्यादा चैप्टर आएगा, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन निकाल लो क्योंकि सबके पास क्वेश्चन है आई एम श्योर, उसमें अब हम समय नहीं लगाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करने का है। पता ही पहला ही सवाल जो आपको होमवर्क दिया गया था वही आपको दिक्कत है। 23 में क्या लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 23 मना किया था शायद। अच्छा वेपर डेंसिटी। देखो अब ये समय आ गया है कि क्लास को वेपर डेंसिटी के बारे में बताया जाए, तो डाउट भी लेते चलते हैं और थोड़ा सा सिलेबस वो भी बढ़ाते हैं। तो मैंने सिखाया सबको, मैंने हालांकि जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था उनको मैंने कहा था कि वेपर डेंसिटी अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो अभी उसकी चीजें हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन अब तो आज क्लास है और हमें सब पढ़ना ही है, तो आज हम वेपर डेंसिटी पढ़ लेते हैं, सीख भी लेते हैं, सो दैट अगर उस पर कोई सवाल आता है तो हम अच्छे से कर पाए। चलो इससे पहले कि सॉल्व करना शुरू करें थोड़ा थ्योरी पढ़ते चलते हैं। पहले वेपर डेंसिटी करने से 20, 22 ये सब हो जाएंगे, तो मैं सारे डाउट भी ले लेता हूँ, थोड़ा सिलेबस भी आगे बढ़ा। देखो एक टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, उसका नाम है वेपर डेंसिटी। सब लोग रेडी? क्या क्लास रेडी है नया टॉपिक सीखने के लिए? Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड। ऐसा ना हो कि बच्चे रेडी ना हो तो कैसे होगा। तो चलो सीखते हैं। याद करो मैंने क्लास में लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन बताया था, क्या था नाम? पीवी इक्वल टू एनआर। क्लास में कौन कौन है जो मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें प्रेशर P जो है प्रेशर है इन एटीएम, V जो है वॉल्यूम है इन लीटर, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर जानते ही हो T टेम्परेचर है केल्विन में, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका। सो PV इक्वल टू एनआरटी हम यूज करेंगे, उससे पहले इसकी जरूरत पड़ने वाली तो मैंने जस्ट बता दिया। अभी मुझे कुछ और पहले बता, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि वेपर डेंसिटी होता है। देखो वेपर डेंसिटी इसको शॉर्ट में हम लोग VD कहते हैं, उसका डेफिनेशन पहले सीखो। कहते हैं डेंसिटी, मान लो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। तो देखो तो मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। मतलब वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट डेंसिटी, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या है भाई? इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी with respect to, it's a relative density
with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure। पूरी क्लास पहले इतनी बात समझेगी। देखो फिर से कुछ लोग लेट आए हैं यार, समय पे आए थे प्लीज। जल्दी बताओ, सबको क्लियर समझ में आया? डेफिनेशन क्या बताई मैंने? तो डेफिनेशन मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। क्या है डेफिनेशन? सब लोग पढ़ो। वेपर डेंसिटी जो है वो है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या डेफिनेशन ऐसे थ्योरेटिकली कैसे बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी है ये, किसके साथ? विद रेस्पेक्ट टू, बोलो, हाइड्रोजन गैस एट व्हाट? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या सबको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, अभी पूछेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें होंगी। तो अब देखो यार, ये बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं। अब देखो, तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब दिक्कत क्या है? मैंने कहा जिस गैस का निकालना हो प्रेशर, सॉरी डेंसिटी। अब तुम लोग जानते हो कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। अब ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो तुम लोग? ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? बताओ। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? बोलो, मोलर वेट। अरे ये तो सबको पता है। ये है गिवन वेट और नीचे क्या है? मोलर वेट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें जो ये पी है वो प्रेशर है, इसका यूनिट एटीएम है। बी जो है वॉल्यूम है, इसका यूनिट लीटर है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, इसका यूनिट मोल का यूनिट मोल ही होता है, तो खुद ही यूनिट है। और मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूँ सो दैट लोगों को दिक्कत ना हो। इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, सबको पता होना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम आगे चल के, एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी गैस के लिए अभी मान के चलो कि वैलिड है। इसमें पी जो है वो प्रेशर इन एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट होता है प्रेशर। वी जो है वो है वॉल्यूम इन लीटर। एन सबको पता है मोल्स है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये पढ़ा है, ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ केल्विन सब। क्लास को समझ में आ गया ये फॉर्मूला ठीक से? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी को कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने एन के लिए क्या लिखा? W/m, जहां W जो है गिवन वेट है, W जो है वो गिवन वेट है, और M जो है वो मोलर वेट है। R तुम जानते ही हैं। अब जरा देखो, इसको अगर ठीक से लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W/V RT। बोलना भाई,
लिख तो सकते हैं, यस सर। बोलो। फिर कोई वेटिंग रूम में है यार। सो अब इसको देखो, अब बताओ गिवन वेट बाय वॉल्यूम ये वाली चीज क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको? अबे डेंसिटी इसी को तो कहते हैं। वेट बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. अरे बोल दो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम इक्वल टू हो गया डी आर, जहां पे डब्ल्यू बाई वी को हमने डेंसिटी कहा है और इसी को हमने कैपिटल डी से दिखाया। सो एक नया फॉर्मूला बन गया पीएम इक्वल टू डी आर टी। सब लोग देखो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। सर नंबर ऑफ गैस की डेंसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला, हाँ बोलो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह कैसे रिप्लेस होगी? हेलो वॉल्यूम से मतलब कैसे? अरे तो फॉर्मूला सिखाया। नंबर ऑफ मोल्स का तो ये फॉर्मूला होता है ना, गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है ना। मोला वेट तो होता ये है। जो W है ये गिवन वेट। हाँ तो हम भी तो वही लिख रहे हैं भाई। W जो है वो गिवन वेट है, जो दिया हुआ वेट है, और M जो है वो मोलर वेट है। तुमको क्या दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला तो पढ़े हो ना भाई। हाँ ये पता है, मगर सर आपने तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स की, वॉल्यूम क्यों लिया? हाँ मैंने वॉल्यूम कहाँ लिया, देखो ना पूरा फॉर्मूला। मैंने पहले क्या किया, N के जगह पे ये वाली चीज पुट की। मैं पुट कर सकता हूँ, हाँ है ना? हाँ बस अब आगे देखो, जब पुट करेंगे तो आगे क्या होगा देखो। ये M को मैंने ऊपर ले लिया, ये वाली चीज यहाँ आ गई, और ये जो अच्छा V था ये नीचे आ गई। अच्छा सर, वो ध्यान नहीं दिया था इतना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। तो पीएम हो गया। अब ये W बाई वी जो है इसको ही, अब वेट बाई वॉल्यूम को तो डेंसिटी कहते हैं, हमको पता है ये बात, तो मैंने इसको डेंसिटी कह दिया। तो इस तरह से मेरा जो फॉर्मूला हो गया वो गया पीएम इक्वल टू डी आर। सबको क्लियर हो रहा हो? ठीक है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला पीएम इक्वल टू डी आर। अब मैं इसको करने वाला यूज आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर? बोलो हाँ है ना? यस। हाँ सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब वापस से अपने वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूला पे आते हैं। देखो वेपर डेंसिटी वाला हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या कहता है वो, कि आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ गैस, जिस गैस का आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हैं आप उसकी निकालिए, फिर इसको हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करिए एट सेम टी एंड पी। ठीक, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं। अब सब लोग ध्यान देना, कुछ लोग फिर गायब मत होना कि सर ये क्या था। अब सुनो, अब डेंसिटी ऑफ गैस अगर मैं निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ। डेंसिटी पीएम, अभी देखा तुमने पीएम इक्वल टू डी आर टी था, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएम बाई आर टी। तो पीएम, जहां पे ये मोलर वेट किसका हो जाएगा, गैस का, और नीचे क्या लिखूंगा, आरटी। वैसे ही अगर मैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी मोलर वेट ऑफ H2 R इंटू टी। बोलो सही बात है? अगर Yes, मैं sir. गैस की डेंसिटी उस फॉर्मूला से निकालूं, जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने सीखा है, कौन सा ये, यहाँ से देखो डी इक्वल टू क्या लिखोगे, डी इक्वल टू लिखोगे ना पीएम बाई आर टी। बाय आरटी। तो लोग ब्लैंक मत हो जाना, मैंने कोई नया काम नहीं, हाँ ऐसे ही तो लाया ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसको मैं एक बार किसके लिए यूज करूंगा, एक बार यूज करूंगा इसको मैं गैस, डेंसिटी ऑफ गैस के लिए, दूसरी बार यूज करूंगा हाइड्रोजन की डेंसिटी। ठीक, सो उस हिसाब से देखो, अगर तो एक बार मैंने उससे गैस की डेंसिटी निकाली, मैंने उससे हाइड्रोजन की डेंसिटी। ठीक, अब मैं निकालने जा रहा हूँ और हमारा जो मेन फॉर्मूला है उस पर लिखने जा रहा हूँ। तो मेन फॉर्मूला है हमारा वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा बताओ, लिखो सब कुछ। ऊपर लिखोगे पीएम गैस
डिवाइडेड बाय RT लिखोगे ना, फिर नीचे हाइड्रोजन के लिए लिखोगे PmH2 वो, और इसका जो RT होगा वो ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। अरे बोल रहे मेरे भाई, जाएगा ना? यस सर। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, जल्दी बताओ। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि हमें ये सिखाया गया है कि ऊपर मुझे गैस की डेंसिटी रखनी है और नीचे मुझे हाइड्रोजन की डेंसिटी रखनी है। तो मैंने क्या किया, अलग अलग गैस की डेंसिटी भी निकाली, अलग अलग हाइड्रोजन की डेंसिटी निकाली। तो ये मेरा गैस की डेंसिटी है ये, और ये नीचे वाला मेरी हाइड्रोजन की डेंसिटी है। मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो मुझे गैस की वेपर डेंसिटी आएगी, आएगी कि नहीं? ये लिख दिया। अब देखो RT से RT कट, अब क्या बचा जरा देखो, ऊपर बचा। अब देखो ये P से P भी कट है ना? अरे आया ना? यस सर। हाँ सर। Basically क्या बचा देख, बचा क्या बचा? of वेपर moles. डेंसिटी इक्वल टू हो रहा है गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। H2। अब तो पूरी क्लास जानती है ये बात कि गैस का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है भाइयों, बोलो? 2 ग्राम। 2। अरे हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम होता है कि नहीं होता? हाँ सर। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। तो अब अभी के बाद क्या सीख गए? किसी की भी वेपर डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी? उस गैस का मोलर मास निकालेंगे। जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है उस गैस का मोलर मास चाहिए हमें, ठीक? और उस मोलर मास को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा गैस का वेपर डेंसिटी। डन? तो गैस का वेपर डेंसिटी निकालने का दिस इज द मेथड। अगर तुम्हें उस कंपाउंड का मोलर मास मालूम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वेपर डेंसिटी, यानी कि फॉर्मूला बन गया कि मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तुम लोगों को याद रखना है। पूरी क्लास क्या ये बात समझ पाई? यस सर। बोलो हाँ ना? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही तो समझना, इतनी सी बात है यार, इसमें ऐसा कोई बड़ा टेंशन थोड़ा ना है। डन, बस इतना ही समझना है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेना ही नहीं अपने को। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम में से बहुत लोग 23 कर पाएंगे, बट मैं एक कर देता हूँ तुम लोग। 23 क्यों, हम 22 भी अब कर सकते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो लेट्स पहले हम 22 ही करते हैं, कुछ लोगों के डाउट 22 है, फिर 23 तुम लोग खुद करो। चलो हम लोग करते हैं 22। चलो 22 देखो, एक गैस है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है COX। कह रहा है कि इसकी वेपर डेंसिटी जो है वो 70 है, 70। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो भाई, कितनी है इसकी वेपर डेंसिटी? 70। और कह रहा है कि the gas is found to have a vapor density, formula is this, vapor density 70 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि x कितना होना चाहिए? अब बताओ, अगर वेपर डेंसिटी 70 है तो मोलर वेट कितना होगा, बोलो? मोलर मास बोलोगे 70 इंटू कितना? 140। 140। 140। अब देखो, सुनो ध्यान से। अब जो मोलर मास होता है उसी को जब AMU में लेते हैं तो वही मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर? whatever is the molar mass, whatever is the molar mass, सबको पता है, इनफैक्ट हमें वो हमने क्या सिखाया है, whatever is the molar mass, जब तुम उसके जब तुम उसको AMU में लेते हो मोलर मास को, वही चीज क्या हो जाती है, मुझे बताओ? वही चीज क्या हो जाती है? वही AMU हो जाता वही है। वाली चीज हो जाती है मॉलिक्यूलर मास। बस 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 140 हो गया तुम्हारा मोलर मास। अब देखो, इसका मतलब x की वैल्यू बताओ। कार्बन कितना होगा बताओ? कार्बन होगा 12 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा ये बताओ? ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होगा
16 16 होगा। तो 12 इंटू 16 इंटू जो तुमने लिखा हुआ है x इक्वल टू क्या होगा 140। बोल भाई, तो 16 प्लस 12 कितना होता है? 28. 28 28। तो तुम्हें बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाइयों, बताओ 140 बाई 28। 5 तो इसका मतलब सही जवाब होगा 5। तो क्या पूरी क्लास समझ पाई कि x कैसे निकाला हमने? Yes, sir. सर फाइनल आंसर 5C हुआ है ना? वेरी गुड। क्या होगा? 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब क्या 5CO। होगा? हाँ ठीक, हाँ तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो होगा CO इंटू 5CO। सही बात। समझ गए तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो 22 सबने डन किया, सबको क्लियर हो गया 22? Yes, sir. यस। क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको 22 नहीं समझ में आया? सबको आ रहा है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 22 डन है। अब हमारी क्लास करेगी 23। मुझे पूरा भरोसा है 23 सब लोग करेंगे। अब एक बार 23 सब लोग ट्राई करो, फिर हम लोग करते हैं साथ में। 23 एवरीबॉडी, मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास पहले ट्राई करे, फिर हम करते हैं, देखते हैं कौन लोग करते हैं। जल्दी जल्दी ट्राई करो एवरीबॉडी, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे से दिमाग लगाओ, आराम से कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सर 2.4 है क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 23। हो सकता है सब लोगों को ट्राई करने दो। आई नीड एवरीबॉडी शुड से दिस। बिल्कुल हो सकता है 2.4, मुझे 2.4 से कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना? हो सकता है ये 2.4 लीटर। और कोई है जो कुछ बोलना चाहता है? टू 2.4 कई लोग बोल रहे हैं, अभी देख लेते हैं। सच का पता अभी चल जाएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत हमको नहीं है। मैं करूँ सवाल? Yes, sir. हालांकि मुझे लगता है तुम लोगों को ज्यादा नीड है नहीं। चल करते हैं सब लोग साथ में। क्वेश्चन ना कई बार ना जरूरी नहीं कि तुम पेन उठा के करो, बिना पेन उठाए भी कई बार तुम अच्छे से कर सकते हो। आओ मैं बताता हूँ। सो 23 कैसे करना है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2। अब जल्दी बताओ, अगर वेपर डेंसिटी 11.2 है ना, इसका मतलब मोलर मास कितना होगा गैस का, बोलो। सर 22.4। 22.4. बोलो भाई, सबको पता है कि मोलर मास होगा, एकदम क्लियर हो गया। सो मोलर मास है 22.4, एकदम क्लियर है। अब अगर मोलर मास 22.4 है, अगर मैं देखूं, अब आगे पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस। अब तुम तो जानते ही हो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस एट एसटीपी तुमसे पूछ रहे हो। सबसे पहले तो ये समझना है, अगर हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, आसान है हालांकि समझना, कि एक सेकेंड। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में आ चुका है कि मोलर मास ऑफ गैस 22.4, तो हमारा काम आसान हो चुका है। सो हम पहले लिखेंगे कि भाई गैस का जो मोलर मास है, गैस का मोलर मास है 22.4।
इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब 22.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा बोलोगे? 22.4 लीटर एट एसटीपी। पूरी क्लास ये बात मेरे साथ बोलेगी जल्दी जल्दी। अगर किसी का मोलर मास 22.4 ग्राम है, तुम्हें याद है मैंने क्या सिखाया था? एक मोल गैस कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है? 22.4. 22.4 लीटर। 24 ये तो मोलर मास अभी आया ना। अब तो मोलर मास तो 22.4 ग्राम आया ना। तो मोलर मास का मतलब तो एक ही मोल होता है ना भाइयों? Yes, sir. हाँ सर। तो बोलोगे मोलर मास का मतलब तो एक ही मोल हुआ ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोल 22.4 लीटर। तो इसका मतलब 22.4 ग्राम 22.4 लीटर। बस काम खत्म। तो क्लास को समझ में आ गई बात कि जो मोलर मास होता है वो एक मोल का वेट होता है। जब ये बात समझ में आती है, इसका मतलब है कि अगर मोलर वेट 22.4 ग्राम है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी। तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा भाई? 1 लीटर। 2 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर। तो कितना ग्राम पूछ रहा है भाई? 2.4. एक इस रूल के हिसाब से जितना ग्राम उतना लीटर। तो 1 ग्राम होता तो 1 लीटर होता, 2 ग्राम होता तो 2 लीटर होता। लेकिन मेरे भाई हमसे पूछ रहा है 2.4 ग्राम, तो लीटर कितना होगा? 2.4। 2.4 liter. तो जितने लोगों का ये 2.4 लीटर था वो बिल्कुल ठीक था, बहुत बढ़िया था, वेरी गुड, डन। सर 22.4 ग्राम है ना हमारे पास तो। ये बात हाँ, लेकिन वो तो एक मोल का वेट है ना। मोलर मास आया 22.4। क्वेश्चन तुमने ठीक से देखा नहीं शायद। क्वेश्चन में उसने कहा है, जो क्वेश्चन उसने दिया है उसको पहले समझो। उसने 11.2 वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला सिखाया कि मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अरे बोल दे भाई क्लास हाँ को, सर। तो मैंने यही सिखाया ना अभी। तो 22.4 ग्राम जो हुआ वो एक मोल का वेट हो गया ना। अगर किसी की वेपर डेंसिटी 11.2 है तो उसका मोलर मास हो जाएगा 22.4 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मोल का वेट 22.4 ग्राम। एक मोल मतलब 22.4 ग्राम। सो 22.4 ग्राम का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक मोल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। तो 22.4 ग्राम बिकॉज एक मोल का वेट है, इसलिए 22.4 ग्राम का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 1 लीटर। 2 ग्राम का कितना होगा? 2 लीटर। तो 2.4 ग्राम का कितना होगा? 2.4 लीटर। 2.4 क्लियर लीटर। हुआ? हाँ सर। हाँ, दैट्स इट। चल डन। अगला डाउट की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 25। सब लोग 25 में हो? अबे आसान है यार, प्लीज कर ले। किसका डाउट है ये? तो 25 बहुत इजी है, प्लीज करके दिखाओ सब लोग। एकदम इजी है यार, इसमें मैं क्या करूं तुम ही लोग बताओ। NO3 माइनस दिया हुआ है, मैं इससे क्या करूं बताओ। इसमें मेरे लिए तो कुछ ऐसा कुछ टेंशन है नहीं कि तुम लोग ना कर पाओ। कर लो यार, जो रूल बताया उसके हिसाब से चलो ना। रूल तो सिखाया हुआ है। NO3 माइनस में पहले क्या करो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन में कितने होते हैं बताओ? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। लेकिन ऑक्सीजन कितने बताओ? 3। 8 इंटू 3, एक एक्स्ट्रा माइनस है। तो ये एक NO3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए जल्दी बताओ। इनकी संख्या बताओ कितना हुआ? 32 ना? 32. तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, एक NO3 में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोगों ने क्या सीखा है? इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी वेट दिया हो, वेट कितना दिया है भाई? 3.1। उसको मोलर, ये मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में बदल लो। कैसे बदलोगे? 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करो कितने से? सॉरी, इसको डिवाइड करो कितने से? इसके मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा?
बोलो 2 ग्राम 14 प्लस 16 इंटू, ये इसका मोलर मास होगा। यहां से जो तुमको मिला वो मोल मिला। देख लो भाई, ये देखो फिर से अभी कोई आ रहा, तो ये तुमको मिला मोल, अगर समझ में आए बात तो देखो एक मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर हो गया। एक NO3 माइनस में 32 इलेक्ट्रॉन, और इसका नंबर ऑफ मोल्स में यहां से मिलेगा। जल्दी बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया? यस सर। अब तो तुम्हें रूल पता ही है ना मेरे भाई, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 32 एक में, तो इतने सारे में कितने, 32 इंटू N इंटू Na, बस ये तुम्हारा आंसर है। N क्या होगा, यहां से N आ जाएगा, यहां से N आएगा, 32 यहां से आ चुका है। अब क्या ये तुम लोग कर नहीं पाओगे, बोलो? यस सर। मुझे नहीं लग रहा है इतना मुश्किल है कि तुम लोग ना कर पाओ। किसका डाउट था ये, जल्दी बोलो। 25 किसका डाउट था? अरे बता दे। सर मेरा था सर, पर चलो बच्चा मेरा नहीं आंसर ही गलत आ रहा था तुम इससे। समझे? हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम समझे? ठीक, हाँ सर। यस। पूछना तुम्हारा काम है, मैं तो, हाँ कोई बात। डन डन डन, 25 हो गया। और बताओ कौन सा? 25 हो गया। अपने को पता करना पड़ेगा कितने डाउट्स हैं। और तो ये था, एक मिनट मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो 25, 26, 39 है ना। अब अपने को 26 करना पड़ेगा। चलो 26 में आ जाओ एक बार। 26 कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, सब लोग। चलो भाई ट्राई करो 26। क्या करना है इसमें? अब तो कर लो। PM इक्वल टू DRT सिखाया ना अभी तुम लोग को मैंने। क्या फॉर्मूला अभी सिखाया बताओ? PM इक्वल टू, लगाओ इसको सब लोग, PM इक्वल टू DRT सिखाया ना, अब लगाओ इसे। कैसे लगाओगे? इसके बिना भी हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं। देखो मैं करता हूँ, ऐसे भी हो जाएगा। ये नहीं भी लगाएंगे ना तो भी हो जाएगा। सब लोग देखना ध्यान से। एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या कि मैं करूं? सर D इज इक्वल टू W। देखो अगर तुमको एक करना है, हाँ वो भी एक फॉर्मूला है। देखो ना 26 सॉरी 20 कौन सा करना है अभी अपने को? 26। 26 ओके। तो 26 में क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ N2 at NTP occupied 22.4 लीटर, डेंसिटी ऑफ N2 इज। अब तो तुम जानते ही हो ना कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अरे होता है ना, तो ये मास, ये वॉल्यूम। उसने खुद वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ, तो नीचे लिख देंगे वॉल्यूम। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि N2 के 1 मोल का वेट कितना होगा? जल्दी बताओ। N2 के 1 मोल का वेट कितना होगा? 28 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1 मोल का वेट भी पता है, और 1 मोल का वॉल्यूम उसने खुद ही हमको बता दिया कि NTP पे 22.4 लीटर होता है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमको डेंसिटी नहीं मिलेगी? यस सर। तो यही तो डेंसिटी होगी। कौन सी बड़ी बात हो गई? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, सॉल्व करो इसे। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26। डन। डिस्कस कर चल रहा है होम असाइनमेंट 1 जो कि मैंने ग्रुप में दिया था, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और ये हमारा 26 सवाल। आई होप जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका? हाँ सर। गुड। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये सब करने के बाद अब हम बढ़ते हैं 32 की तरफ। चलो सब लोग मेरे साथ करो 32। क्या करना है 32 में? देखो an oxide of metal M has 40% by mass of oxygen metal. M has atomic mass of 24। ऐसे करके बहुत सारी बातें दी हुई है जो मैं एक एक करके समझने जा रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ करेंगे ये सवाल 32।
ध्यान से करें। कोई ऑक्साइड है यार, मान लो ऐसा कोई ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता कि मेटल की वैलेंसी कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तुम लोग ये बात जानते हो ना, कोई फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग? वैलेंसी अदला बदली करके लिखते हैं ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं? कैल्शियम की वैलेंसी भी क्या होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है? 2। तो क्या हो जाता है? CaO, है ना। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखते हो? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ, उल्टा लिखते हैं। पता है ना सबको ये बात? Yes, sir. पता हो गया यार, 9th में पढ़े होंगे। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेटल की वैलेंसी X है, लेकिन मुझे पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ये कुछ इस तरह का एक ऑक्साइड रहा हो, ये मुझे पता चल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। An oxide of metal M has 40% by mass of oxygen, मतलब ऑक्साइड का जो भी ऑक्साइड है उसमें 40% जो है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M has 40% by mass of oxygen। ऑक्सीजन का जो भी मास है उसका 40% मास जो है वो मेटल का है, ठीक। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M, oxide of metal M has 40% by mass of oxygen. Metal M has atomic mass 24, empirical formula। So इसका मतलब ये हुआ, अब सब लोग इसका दिमाग लगाएंगे और एक एक करके बातें। चलो अब कोई कर सकता है इस सवाल को? सर आंसर मेरे को एमओ आ गया। सेम। अच्छा, एमओ आ चुका है, बहुत बढ़िया। कैसे किया जरा क्लास को बताओगे? उसने मेटल में दिया है, एक मेटल है 40% by mass of oxygen, an oxide of metal M, metal M has atomic mass 20। मेटल इसका मतलब क्या हुआ 60% लेके इवैल्यूएट नहीं कर कि सकते? जो भी मास ऑक्सीजन का, क्या करके? मेटल को 60% ले लेते हाँ हैं, फिर बोल रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्लास कैसे करेगी इसको। एक बार सोचो, सब लोग दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि सही जवाब क्या होगा। दिमाग लगाओ सब लोग। 60 का आंसर करना है हम लोग को, जल्दी से ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन करते हैं। 60 बोला, 32 करना है सब लोग करेंगे। सही कह रहे हो। तो क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का मास जो है, सब लोग करो मेरे साथ, वो है 40, और मेटल का मास कितना है बताओ? 60। अब ये तो सिखाया ही था ना क्लास में, हाँ ये दिया हुआ है। और मेटल का एटॉमिक वेट 24 है, तो 60/24। और ऑक्सीजन का कितना है सबको पता है, 40/16। याद है सबको? तो बताओ कितना होगा ये? 2.5। जरा इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी। ये होगा 2.5, ओके। Sir, 1:1. और ये भी होगा 2.5। तो रेशियो कितना हो गया बताओ? रेशियो हो गया 1:1। इसका मतलब फॉर्मूला कैसा होगा, किस टाइप का होगा बोलो? एमओ। सबको क्लियर हो गया? तो कुछ लोग पहले ही कर चुके थे, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, और कोई 32 के बाद? हाँ बोलो बोलो वो M2 कैसे आया? M2OX। बोलो। ये मैंने कॉमन सेंस से लिखा था कि M2X आना चाहिए। यहाँ इस हिसाब से जाएंगे तो मेटल की वैलेंसी भी सेम ही होगी। मेटल की, ऑक्सीजन की 2 है तो मेटल भी 2 लिखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, X की वैल्यू भी यहाँ 2 ही हो जाएगी। तो M2O2 अगर लिखेंगे तो फाइनली MO ही होगा, जैसे CaO होता है। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हो? CaO लिखते हो ना? यस सर। लिखते हो ना? यस सर। ये जो मैंने लिखा, ये कॉमन सेंस। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हो बताओ भाई? कोई भी फॉर्मूला आता है कंपाउंड का तो कैसे लिखते हो? क्या ट्रिक है लिखने का? एक दूसरे को लिखो, उसकी वैलेंसी को बदल दो,
पहले क्या लिखते हैं कटायन, NaCl कैसे लिखते हो? पहले लिखते हैं कटायन सोडियम, फिर क्या लिखते हैं अनायन, और दोनों की वैलेंसी को एक दूसरे के अगल बगल में लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1, कितना हो गया NaCl। वही जब CaCl लिखते हो तो क्या करते हो? कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इससे कैसा हो जाता है CaCl। ये मैंने ऐसे ही बता दिया तुमको नॉलेज के लिए, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस ऊपर वाली चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ये कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया। ये वही मेथड है जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था सबको, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक, ये तो सिखाया था ना, 60 ग्राम 40 ग्राम बोलो, Yes, sir. हाँ सर। जो वेट है उसका मोल निकालो, मोल का सिंपल रेशियो लो, मैं क्या करूं उसमें। चलो डन। अगला डाउट बोलो कौन सा है? 39 क्या था लिखा था मैंने? सर 39 39 देखो सब। हाँ 39 तक मुझे याद आ गया। चलो सब लोग करते हैं 39, एवरीबॉडी प्लीज। अब चलो सब लोग ट्राई करो तो 39, देखते हैं कौन करता है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं 39, सब लोग देखो। ऐसा क्वेश्चन जब सामने आता है ना, जब सामने लिख जाता है इंसुलिन, पता है आधे बच्चे क्या करते हैं? आधे बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, इंसुलिन क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। आधे लोग इसी में परेशान हो जाते हैं कि सर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अरे मेरे भाई, जरूरी थोड़े ना है मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तभी आंसर आएगा। ये तो नहीं है ना कि मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो काम ही नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? कोई जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट लगाए। चलो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ, ये मैं करूंगा 40 तुम लोग करोगे। आओ चलते हैं 39 तक। एक कंपाउंड है इंसुलिन, एक ही चीज क्लियर है, देखो लिखा है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। एक कंपाउंड है इंसुलिन, उसमें सल्फर है, उसके साथ पता नहीं कौन कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उस कंपाउंड में सल्फर जरूर है, ये मेरे को पता है। और एक और बात पता है, दो चीजें लिखना चाहिए हमें। देखो जब कोई ऐसे क्वेश्चन आए ना, बच्चे को हमेशा ना लिखने की प्रैक्टिस, अच्छे से सब कुछ जो दिया है उसको लिखना चाहिए। दो चीजें, एक चीज है इंसुलिन जो कंपाउंड है, और दूसरा है सल्फर। अब क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि जब इंसुलिन जो भी हो, सल्फर जो है, सल्फर का वेट इंसुलिन के वेट का 3.4%। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट ऑफ सल्फर है वो वेट ऑफ इंसुलिन का कितना होगा? इतना होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ तो मान लेते हैं, समझना इस बात को जरा, मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं क्योंकि बिना माने होगा नहीं। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, क्योंकि मानना पड़ेगा, बिना माने कैसे होगा। बिकॉज मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ लेट x इज द मोलर वेट ऑफ इंसुलिन। अब ये तो मैं मान ही सकता हूँ ना यार, ले लिया। ये जो है अपना इंसुलिन का मोलर वेट है x ग्राम। तो इसका मतलब है कि x का, सब लोग देखो, 3.4/100 इक्वल टू क्या होगा बताओ? वेट ऑफ क्या बोलो? Sulfur. सल्फर। किसी को इस लाइन पे डाउट है तो मुझे रोके। किसी को लग रहा हो कि मैंने ये आसमान से कहां से चिपका दिया, ये तो बात नहीं हुई, तो मुझे रोक सकते है ना? x का 3.4% वेट ऑफ सल्फर है, ये मैं बोल सकता हूं। अब एक और बात है, अब तुम मुझसे कह, एक और बात है जिसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। अब तुम तो जानते हो ना कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, बताओ? 32। अब मैंने 1 मोल इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, और क्वेश्चन में एक और बात लिखी है, जरा पढ़ो। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, सुन रहे हो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें कम से कम 1 सल्फर जरूर होगा। अरे बोलो,
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, वो बोल रहा है कंपाउंड में सल्फर है, फिर बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वो तुमको कह रहा है कि देखो भाई मेरे कंपाउंड में सल्फर भी है और मुझे ना मिनिमम बताओ। इसका मतलब भैया सल्फर अगर है तो कम से कम एक एटम तो होगा, बोलो यार। सल्फर अगर है तो एक एटम तो होगा, है ना। हाँ सर। जब कभी मिनिमम बोलेगा ना तुरंत यहाँ वन लिख दो, समझ जाओ कि एक एटम की बात कर रहा है और बस बाकी की चीजें तैयार है। x इंटू 3.4/100 इक्वल टू 32। अगर मिनिमम नहीं होता तो क्वेश्चन को बताना पड़ता कि एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितने हैं, 2 3 4, उससे मल्टीप्लाई कर देते। अगर वो मिनिमम लिखेगा तो हमें पूरा राइट है कि हम यहाँ एक लिख दें, कम से कम एक तो होगा ही। ठीक है, ये मैंने एक क्यों लिखा, कुछ लोग मुझे पकड़ सकते हैं, तो क्या जवाब है? सिंस मिनिमम molecular weight is asked। ठीक है, सो अगर मुझसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो मैं मजबूर हूं, मुझे एक लेना पड़ेगा, मेरे पास और कोई तरीका नहीं। अभी समझ गया तुम लोग ना, चल यही समझाना चाह रहा था। सो यहाँ पे अगली बार अगर कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे तो अपने को इस बार खास ध्यान रखना है कि चल क्या रहा। डन। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो हमें मिल गया x इंटू 3.4/100 इक्वल टू 32। चलो सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ कितना आएगा। 941.176। जो भी आ रहा हो। सही आंसर बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सब 1। याद नहीं भी, अगर ये भी याद है, हाँ बस एक लाइन में आंसर आ गया, ये बस ये याद। किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक, बोल दे यार, कोई भी दिक्कत किसी को। नो सर। नो सर। नहीं नहीं। अब पूरी क्लास क्या करेगी, अब तुम्हारा मैंने 39 कर दिया, अब तुम लोग मेरे लिए करोगे 40। चलो 40 पूरी क्लास करेगी, 39 मैंने किया, 40 पूरी क्लास करेगी। चलो फटाफट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। ट्राई, देखते हैं कौन करता है 40। इजी है, देखते हैं कौन करता है। भाभ्या का आंसर आ रहा है 4। ओके, तक्ष ने भी 4 दिया है, वेरी गुड। देखते हैं फोर आंसर है क्या। दिमाग लो।
सर मुझे इसके पहले वाले में थोड़ा डाउट है, चलो करते वो हैं आपने 14। पूछो पूछो क्या डाउट है। अरे सर वो आपने वो 1 लिखा था ना, वो सिंस द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज आस्क्ड, तो 1 करके वो आपने हाँ कुछ समझाया था पे? हाँ तो कुछ, हाँ क्वेश्चन में दो बातें थी। एक था कि इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है और इसके अंदर सल्फर है, इसका मतलब कम से कम एक एटम तो सल्फर का होगा ना, बस यही बोला। हाँ सर, ओके। तो 1 एटम ऑफ सल्फर का मतलब हुआ मिनिमम, मतलब अगर जब कभी भी ऐसा हो एक लेना पड़े, एक एटम इसलिए लेना पड़ गया, 1 एटम इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि सिंस, ये लिखा था मैंने, सिंस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज आस्क्ड। ठीक, जब कभी भी हाँ मुझसे एक एटम पूछा जाएगा, बोला जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को एक ही लेना है। ठीक, हाँ समझे सर, नहीं समझे? समझे समझे। ठीक है, चल 40 कर, अभी 40 पे ध्यान दें। 40 में मिनिमम नहीं लिखा है, तुम ध्यान दो, लेकिन कुछ कुछ बात वैसी है। देखो क्या है, फिर से ऐसा ही बकवास का आंसर है, कैफीन। आधा आदमी सोचे कि क्या है यार कैफीन, ये जानबूझ के ऐसे सवाल देते हैं ताकि बच्चा ना एकदम घूम जाए कि कैफीन अब लो, अब मैं कहाँ से कैफीन लाऊं, है ना। अरे डरना नहीं है, कैफीन लिखा, लेकिन क्वेश्चन में मिनिमम नहीं लिखा। मोलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है 194, हमें दिया है ना। और नाइट्रोजन कितना दिया है इसका, 28.9/100। क्या है ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, 28, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम लिखा नहीं है, कहीं लिखा है क्या, 40 में मिनिमम कहीं लिखा नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि एटम्स नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मुझे मालूम ही नहीं है। अगर वो मिनिमम लिखता फिर से मैं 1 लिख देता, लेकिन फिर निकालते क्या हम लोग, तुम समझ रहे हो क्या निकालना है इस वक्त, अबे क्या निकालना है इस बार Number बोलो, of n atoms. यही निकालना है, पर मॉलिक्यूल यही निकालना है। चलो निकालो, कितना होगा जल्दी बताओ, सॉल्व करो। कितना होगा बताओ, वन 194 उसका वेट उसने दिया है, उसका 28.9 जो है वो नाइट्रोजन का वेट है, लेकिन नाइट्रोजन का मिनिमम नहीं लिखा हुआ। तो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम कितना होगा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला में डाल देते। अगर मिनिमम होता तो ये आंसर 1 होता, मिनिमम है नहीं। तो बताओ नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल कितने होंगे, सॉल्व करो जल्दी, कितना आएगा। फटाफट बताओ, कितना आएगा। अरे अब तक तो आना चाहिए था आंसर। 4. जो भी है, तो ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। 3. 4 आ रहा है, कई लोगों का 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, वो आएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, सब कुछ वही रहेगा, 194 तो है ही अपने पास, डिवाइडेड बाई 28, और बाकी ये तो है ही अपना 28.9/100। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 5। इसका मतलब इस कंपाउंड में पर एटम कितना जाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स जो है अगर हमसे कुछ पूछेगा तो वो आंसर है 5। समझ में आ रहा हूँ सबको।
आसान है, सब लोग कर सकते। सर क्वेश्चन नंबर 30 भी करना ना, मैंने लिखा था। ये 40 समझ गए तुम, पहले ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, डन। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो है 5। सबको क्लियर है? मैं इसमें आगे बढ़ी। डन। मैं आता हूँ आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 40 क्लियर हो गया। अब हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट वाला सवाल। 41 बोल रहे हो क्या? सर 30 बोलो कौन सा बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके ओके, 30 बोल रहे हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सब लोग पढ़ो भाई। थर्टी पढ़ो, क्या कह रहा है ये? अरे 30 में क्या दिक्कत है? मैंने क्लास में करवाया था। हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, क्या करूं? हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन ही तो होता है। 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन होगा। क्या करूं मैं इसमें? सिखा दो तो 80/12, 20/1, क्या करूं मैं इसमें? हाँ हाँ सर, आ गया वो, गलती से मैंने इधर लिखा था सर, हाँ, शायद इसका इसलिए। सॉरी बहुत ही। चलो कोई नहीं, सारा डाउट हो गया सबके? जल्दी बोलो, सबको सारे डाउट क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो डाउट सारे क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। और अब जो डिस्कशन हमें करनी है, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, अब उस पे लौटते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रिगल फार्मूला कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कर लिया, मोल कर लिया। जो बेसिक बेसिक बातें हैं हम लोगों ने काफी सारा कर लिया। अब हम अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे डाउट अब। अच्छा, कुछ लोग D1 D2 भी कह रहे थे, क्या उसमें भी कुछ डाउट है किसी को? भाइयों, ये डी में भी डाउट है क्या? DTT जो दिया था उसमें भी डाउट है क्या? हाँ सर, उसका मुझे अलग से मैसेज करना, डी वाले किसी को डाउट था। अच्छा ठीक है, 1 मिनट कर लेते हैं उसको। सब लोग निकाल ले यार, ये बच्चा कह रहा है तो डी में देख लेते हैं क्या जा रहा है उसमें। अपन डी का भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या कष्ट है लोगों को। D1 या D2, क्या बोल रहा हूँ? सर 2। अच्छा D2, ओके निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ 2 ताकि डिस्कशन हो जाए। अच्छा, तुम बोल रहे हो DPT2, ओके। DPT, अच्छा DPT एक बच्चे का DPT1 का 7 है। चलो पहले DPT1 का 7 ले लेते, फिर 2 में आ जाता हूँ। ठीक है भाई, सब लोग पढ़ो DPT1 का 7, क्या दिक्कत है इसमें? DPT1 का 7 सब लोग पढ़ो। क्या करूं मैं इसमें? कंप्यूट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस इफ 4 ग्राम ऑफ H2 कैन कंटेन इतना ग्राम। अबे तो क्या करूं मैं इसमें? किसका क्वेश्चन है ये? सुनो सब लोग, सुनो भाई। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये बताओ पहले तुम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? मोलर मास। भाई सिखाया ना मैंने। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? बोलो। मोलर मास होता है। तुमसे वो मोलर मास पूछ रहा है। और क्या कह रहा है वो देखो, वो कह रहा है कि H2 गैस के अंदर इतने एटम का वेट 4 ग्राम है। कितना एटम है जरा देखो,
H2 गैस के अंदर इतने एटम, तो पहले तो समझो H2 क्या है भाई। H2 एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। और H2 गैस का जो एटम है, आप अगर देख सकते हैं, थोड़ा भी ध्यान अगर लगाएंगे तो काम हो जाएगा। H2 गैस है, उसका एटम उसने दिया हुआ है। H2 गैस का जो एटम है वो है 24। देखो ये जो वैल्यू दी गई है जरा उस पर ध्यान देना। 24 इंटू 0.9 इंटू 10⁻23, 4 मोल है ना। जिसने भी पढ़ाई किया उसको समझ में आ गया होगा कि इसने तुमको H2 का 4 मोल एटम पकड़ा दिया। अरे पकड़ाया ना, बोल दे यार। हाँ सर। H2 का 4 मोल एटम, तो 4 मोल एटम होंगे। अब बताओ एक H2 में कितने एटम होते हैं? 2 मोल। एक H2 में दो एटम होते हैं ना, तो 4 मोल अगर एटम होंगे तो मॉलिक्यूल कितने होंगे बोलो। मतलब H2 के मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के मोल कितने होंगे? 2। भाई जितने मोल H2 होता है ना उसका डबल एटम होता है। तो अगर 4 मोल एटम है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2 मोल। अरे 2 ही मोल होगा ना रे भाई, बोल दे जल्दी। हाँ सर 2 ही होगा। और 2 मोल का वेट उसने खुद तुम्हें कितना दिया बताओ मुझे। उसने खुद इसका वेट 4 ग्राम दिया है, तो इसका भी वेट 4 ही ग्राम होगा ना। 4 मोल एटम मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल, उसका वेट उसने खुद कितना दिया है तुम्हें? 4 ग्राम। बोलोगे तो 1 मोल का वेट कितना होगा? बोल दे भाई, कितना होगा 1 मोल का वेट? 2 ग्राम। 2 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? कितना होता है मोलर मास H2 का? मोलर मास 2 ग्राम होता है H2 का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 AMU। किसका डाउट था? क्लियर हुआ? यस सर। अरे बोल दे मेरे भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना। वो अमाउंट एटम दे रहा है, 4 मोल एटम H2 का वेट 4 ग्राम। तो 4 मोल एटम अगर H2 होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल 2 मोल होंगे, क्योंकि एक H2 में 2 एटम होते हैं। अरे होगा ना। और 2 मोल का वेट 4 ग्राम है, तो 1 मोल का वेट कितना होगा? 2 ग्राम। तो मोलर मास कितना हुआ? 2 ग्राम। सबको क्लियर? हाँ सर। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है डन। और कोई डाउट किसी को? DPT 2 में किसी को डाउट है? हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 उसका। 2 में ना, ओके। 1 में कोई और डाउट? आंसर तो दिया ही हुआ है। चलो 3 देख लेते हैं। सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है और हम 3 करने वाले हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? A compound has a molecular formula X4O6 if 10 gram of X2O6 has 5.72 gram X। यही सब है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए किसी को। हाँ करते हैं। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड है जो क्या है बताओ? X4 और बोलो क्या है? O6। X4O6 एक कंपाउंड है और इसमें 10 ग्राम X4O6 जो है वो 5.72 X है, एटॉमिक मास ऑफ X पूछा। Compound has the molecular formula X4O6 if 10 gram of X4O6 has 5.72 gram of X। देखो एक रिलेशन है उसको देख लो। 10 ग्राम ऑफ X4O6 has 5.72 ग्राम ऑफ X। देखो आसान है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, कुछ खास टेंशन लेने जैसा नहीं है। तुमसे सिर्फ पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। ठीक, सब लोग करते हैं ट्राई इसको।
सर कौन सा क्वेश्चन है? ये डीपीटी 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं हम। सब लोग ट्राई करो यार। ये हमारा डीपीटी 2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। करते हैं सर, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, एक तरीका ले लेते हैं। X4O6 एक कंपाउंड है। अब इसमें करना क्या है, जरा इस पे तुम लोग ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। इसमें 10 ग्राम X4O6 का 5.72 ग्राम X है, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम लोग जिससे आसान हो। सबसे पहले ये देखो X4O6 में कौन कौन है? X है और कौन है जल्दी बताना? O है। सब लोग ध्यान देना। अगर X4O6 का वेट 10 ग्राम है, ठीक है भाई, और X का वेट भी उसने दिया हुआ है 5.72। अबे दिया है ना, तो क्या तुम बता सकते हो कि O का वेट कितना होगा? 4.28 कितना होगा? 4.328 4 पॉइंट। बहुत बढ़िया। इन दोनों को माइनस करोगे ना, हाँ वही बोल रहा हूँ भाई। तो ये 5.72 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन इन दोनों को माइनस करने से आएगा, दैट इज 4 पॉइंट कितना आएगा बोलो? 28। भैया तुम्हें इसका वेट मिल गया, इसका वेट मिल गया ना। अब एक रिलेशन मिल गया, उसका फायदा उठा लो। क्या रिलेशन मिला? कि जब ऑक्सीजन, देखना कैसे बनेगा, बहुत तरीके से बना सकते हो, एक दो तो है नहीं, मैं बहुत सारे तरीकों से बना सकता हूँ। मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सवाल कि मुझे मोलर मास X4O6 का बनाना है, ठीक है। तो मेरा काम हो चुका है, मुझे 2 मिनट का काम है। अब तुम देखो कैसे मैं करूँगा। तो मुझे 2 चीजों पे ध्यान देना है। क्या क्या? जरा देखो, यूनिटरी मेथड लगाओ। बेस्ट मेथड इज यूनिटरी। ऑक्सीजन यहाँ लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा X4O6, अभी आ जाएगा। क्या रिलेशन है बताओ? ऊपर देखो, पहले ध्यान से रिलेशन को देखो। रिलेशन है कि जब ये 4.28 ग्राम है तो X4O6 कितना है बताओ? 10 ग्राम। अबे है ना। तो हाँ। X4O6 में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? तो जब ये 16 into 6 होगा तो ये कितना होगा? बस वही तुम्हारा मोलर मास। इतना टेंशन लेने जैसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ, तुम इतना टेंशन में आ गए तुरंत। कोई चमत्कारिक चीजें नहीं की गई यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो, चलो ध्यान दो। ये समझे तुम कि मैंने क्या किया? एक रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला जल्दी बताओ? रिलेशन ये निकाला, सब लोग देखना ध्यान से कि क्या रिलेशन मैंने निकाला है ताकि तुम समझ पाओ। क्या रिलेशन है कि जब 4.28 ग्राम ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल कितना है बताओ? मॉलिक्यूल है 10 ग्राम। अरे बोलो, 10 ग्राम है ना मॉलिक्यूल। तो ये बताओ, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है X4O6 है, ओरिजिनल फॉर्मूला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? 6 ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 6 into दैट। तो जब ये 4.28 है तो ये 10 है, तो जब ये 6 into 16 होगा तो क्या उस वक्त अगर उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो X4O6 का वेट नहीं आएगा? आएगा ना। बस अब मैं कर रहा हूँ फाइनल सॉल्व। सब लोग मेरे साथ यूनिटरी सर आप वापस समझोगे क्या? हाँ मैं वापस समझाता हूँ। अभी मैंने जितना लिखा है वो समझ में आ गया तुमको? हाँ ये समझ में आया? ये जो ऑक्सीजन निकाला यहाँ तक क्लियर? अब सुनो मेरी बात, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। ये तो मानोगे ना कि X4O6 जो है एक मॉलिक्यूल है, मानते हो? और इसका 1 मोल कब बनेगा?
जब 6 एटम ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब 6 एटम निकलेंगे किसके? ऑक्सीजन के। अबे मानते हो कि नहीं? Yes, जब sir. 6 एटम ऑक्सीजन होगा तो ये एक मॉलिक्यूल होगा। जब 6 मोल ऑक्सीजन होगा तो ये पूरा कंपाउंड 1 मोल होगा। मानते हो? हाँ या ना बोलो यार। तो जब ऑक्सीजन 4.28 है तो मॉलिक्यूल है 10 ग्राम। तो जब ऑक्सीजन 1 होगा तो मॉलिक्यूल कितना होगा? 10/4.28 होगा, नहीं होगा? तो जब ऑक्सीजन 16 इंटू 6 कितना होता है? जब ऑक्सीजन 96 होगा तो ये कितना होगा? 10/4.28 इंटू 96। सॉल्व करो, यही तुम्हारा मोलर मास। समझे तुम लोग? जल्दी बोलो। हाँ या ना? हाँ सर। एकदम इजी यार। थोड़ा सा मैथ्स तो लगाना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें यार। थोड़ा सा अपने अंदर मैथमेटिकल जो टूल है वो डेवलप करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो तो देखो। क्वेश्चन तुमसे यही तो कह रहा है कि डीपीटी जो है, डीपीटी 2 का जो सवाल है एक्सप्लोसिक्स, ये तुमसे कुछ और नहीं कर रहा है, एक छोटी सी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर वेट है, X4O6 का वेट है, जब ऑक्सीजन जो है 4.28 है। तो जब ऑक्सीजन 96 होगा तो 1 मोल का वेट आएगा कि नहीं आएगा? कि 1 मोल का जो वेट है वही मोलर मास है, और जो मोलर मास है वही मॉलिक्यूलर मास होगा एमयू। तो किसका डाउट था ये? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। डन? यस सर। ठीक, चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ये अगर क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और देखो आज की जो क्लास है इसमें क्वेश्चंस वगैरह तो अभी चलेंगे, कई चीजें आएंगी अभी सामने, लेकिन अब हमें थोड़े सिलेबस को आगे भी बढ़ाना होगा। तो हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख ली। आज हमने एक नया चीज क्लास के शुरू में ही सीखा, वो था वेपर डेंसिटी, सबको याद हो। अब हम थोड़ा अलग टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं यहाँ से। वो पार्ट हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे और एक एक करके उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन भी करेंगे। सो जो टॉपिक हम आज लेने वाले हैं वो है, सब लोग लिखना शुरू करो। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है, एक मिनट, तो अभी जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें जो टॉपिक है हमारा, सब लोग लिखेंगे। टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा अभी का टॉपिक। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये टॉपिक है हमारा अभी का, इसके बारे में बातें करेंगे अभी हम लोग बहुत सारा। और जो एक एक करके हम अलग अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस पर मैं लौटता हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि और टॉपिक इसमें क्या क्या होंगे, हम क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है इसमें हम लोग टॉपिक अभी लेंगे।
जो एक एक करके मैं टॉपिक यहाँ पे लूंगा वो देखो। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म का, अलग अलग टॉपिक लेंगे हम। कंसंट्रेशन टर्म में अलग अलग बातें हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं वो है मोलैरिटी। दूसरा पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। तीसरा पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे दिखाते हैं काई, इसको काई पढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज पढ़ेंगे पीपीएम, इसको शॉर्ट में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना बस। तो ये 4 चीज पढ़ने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ऊपर सर काय का स्पेलिंग क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स, पार्ट PART पर मिलियन, ठीक है। डन, आगे बढ़ो। ये हम पढ़ने वाले हैं आज की। एक एक करके सारी चीजें तो आज नहीं होंगी, बट धीरे धीरे करके मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और इस पे बातें हम करते रहेंगे। ये लिख लिया सबने यहाँ तक? आगे बढ़ो। सर अब देखो, इससे पहले कि मैं क्लास एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट का पेज एक और बार दिखा सकते हो? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिखा सकते। ये लो, खुश। ये है एक P मिनट for- सर। हाँ एक मिनट रुक रहा हूँ। ये है P फॉर पार्ट्स, P फॉर पर, M फॉर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, PPM। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। एक एक करके सीखेंगे, ठीक। भैया परमिशन हो तो आगे बढ़े। यस सर, डन डन डन। बॉल देखो, ये जो पूरा चैप्टर है ना मोल कंसेप्ट का, मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ बच्चों को कि जो मोल कंसेप्ट का पूरा चैप्टर है, इसमें अच्छा करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, तुम्हें बार बार कहूंगा, अच्छा करने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री, जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा 7, 8, 6 वाला, 5 वाला, तो तुम्हारी जो बेसिक कॉमन मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत कम है। अगर तुम्हारी बेसिक कॉमन मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुम ये बहुत बढ़िया करोगे, लेकिन अगर बेसिक कॉमन मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है ना, तो तुमको बहुत दिक्कत होगी। तो वो बेसिक कॉमन मैथमेटिक्स तो सबकी अच्छी होती है, बट उसको सामने लाना पड़ता है। तो आई होप कि तुम लोग सामने लाओगे। अब देखो, एक नया वर्ड मैंने तुम्हें सिखाया, मोलैरिटी। मैं इसके बारे में बातें करूंगा, लेकिन मोलैरिटी से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तुम लोगों ने ये वर्ड सुना है पहले, कॉन्सेंट्रेशन टर्म? सबको क्लियर है? क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, कोई बताएगा? प्योरिटी। कितने बच्चे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं? देखो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझते हो ना, नॉर्मली सॉल्यूशन की बात चल रही है। सर प्योरिटी। ऐसे मान लो ये कोई, क्या प्योरिटी? सर इट कुल बी डिक्रीजिंग वॉल्यूम। नहीं, नॉट ओनली। नहीं बताते, सुन तो लो, पहले कॉन्सेंट्रेशन सीख तो ले। देखो, मान लो कि ये तुम्हारे स्कूल का कुछ एक जार है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है।
हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है? तो ये मान लो ये तुम्हारा कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा पानी भरा है। पहले पानी भरने के बाद इसमें दो चीजें हैं। मान लो इसके अंदर वाटर भरा है। वाटर इसलिए होता है कि हमारे देश में सबसे इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन। इन वाटर के साथ साथ कुछ कीमती चीज भी डालते हैं। मान लो HCl डाला तुम, ठीक है, HCl भी लिक्विड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड है ही। अब इसको तुम क्या कहोगे? सॉल्यूशन तो कहोगे ना, है ना? अबे तुमने स्कूल में देखा होगा ना, घर पे जो कभी प्रैक्टिकल रूम में गया हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, गया हो कभी? यस सर। अरे बोलो, गए हो कभी? तो प्रैक्टिकल रूम में गए हो तो वहाँ कैसे काम करते हो, कुछ याद है? वहाँ पे ऐसे बर्तन रखे होंगे, ऐसे लिखा होगा, ऐसे बॉटल Yes, sir. होगा, ऐसे पैक सा बॉटल रखा होगा, ऐसे लिखा होगा 2M, देखा होगा, ऐसे लिखा होगा 1/10M, 1/20M, ऐसे करके लिख के पैक पड़ा होगा। तो क्या होता है पता है तुम्हें? वही सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पहले तो बहुत समझना है। हमारे यहाँ जो ऐसे लिक्विड में जो चीजें रखी रहती है, सॉल्यूशन समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है? सबको पता है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है। जब एक सॉल्यूट, जब कोई सॉल्यूट होता है और उसके अंदर कोई सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को मिलाते हैं हम लोग। मान लो A हमारा सॉल्यूट है, उसको अगर B सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा, मेरी क्लास में कोई बता सकता है क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन? कोई हमारी क्लास में बता सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है? तुम लोग सॉल्यूट समझते हो ना सबके सब? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूट भी समझते हो, सॉल्वेंट भी समझते हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और उसमें हम नींबू, अपना लेमन, अभी कोविड में सब लोग पीते हैं ना, कोविड में सब लोग सुबह सुबह नींबू पानी पीते थे ना, याद है तुम लोग को? तुम लोग पीते हो कि नहीं अब नींबू पानी? Yes, sir. हाँ, तो पानी में जो नींबू ऐसे लेमन तुम मिलाते हो, लेमन की जो बूंदे आती है, ड्रॉप डालते हो, तो वो जो मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के दो इंग्रेडिएंट है, पानी जो सॉल्वेंट है, और जो लेमन के जो 2-3 बूंद 10 बूंद जो भी आया वो सॉल्यूट है। और वो दोनों मिलके जो बनते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन। और तुम अपने अगर लैब में चले जाओ तो वहां पे क्या होता है? लैब में पूरा भरा होता है, तुम देखे होंगे, नीला पीला ऐसे कलर तुमने देखे होंगे, ऑरेंज, उसके बाहर लिखा रहता है K1O4, K2Cr2O7, अगर तुम्हें याद हो, HCl, H2SO4। उसके अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है पानी। और HCl और H2SO4, देखो सॉल्वेंट पानी क्यों है? सस्ता मिलता है, बहुत सारा ले लो। तो HCl, उसके अंदर थोड़ा HCl डालो, थोड़ा H2SO4 डालो, वही सॉल्यूशन हो गया। तो इन जनरल एक पहली बात तो ये है कि क्या हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? बता सकते हो तुम लोग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? कौन बताएगा? कोई एक बच्चा हमें बताए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, जो तुमने अब तक सोचा, अगर बचपन से पढ़े हो, आइडिया तो होगा ही। चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? कौन बताएगा? So मैं हाँ बताओ बताओ, प्लीज बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जी सर सॉल्वेंट वो है जो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लोअर लेंगे, लाइक लोअर देन सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट इज लाइक यूजुअली हायर देन लोअर. You are talking about concentration, Yes the sir. amount. You are talking about amount. Yes sir. Giving अच्छा, an तुम ये कह रहे हो example of solvent Yeah. and solute. मतलब तुम ये कह रहे हो कि सर सर आप म्यूट हो गए. जिसको हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट है, और जिसको हम कम अमाउंट में लेते हैं वो सॉल्यूट है, यही ना? जी सर. डन? और कोई है क्लास में बच्चा जो ये बताया हमें कि सॉल्यूट Sir, सॉल्वेंट की डेफिनेशन यही है क्या, कि और कुछ पढ़े हो तुम? The solute in substance which is being dissolved is known as solute.
and in which the solute is going to dissolve is Uh-huh. known as solvent. Then how to know who is solute and who is solvent? If HCl, Sir. liquid HCl is dissolved in, एक minute, if liquid HCl is dissolved in water, how do you know that which one is solute, which one is solvent? If both are in liquid, how do you know that which one is dissolved in exactly water is dissolved in acid or acid is dissolved in water? How do you know that? So, like the solute is a substance that is added to the solvent to form a solution. Sir, And can I answer? the substance that dissolves the हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो, Sir, solvents. okay. हाँ, बोलो, सुनाओ, please. Sir, solvents are the solvent. medium which provides intermolecular spaces for solvents to get mixed up. Okay, good, no problem. But मेरा क्वेश्चन थोड़ा उससे पहले का. I am asking to you कि how to decide which one is solute and which one is solvent. अच्छे से सोचो पहले. मेरी बात सुनना. अगर HCl को पानी है, HCl पानी में थोड़ा डाल रहे हो, पानी में HCl डिसॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे HCl सॉल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, मानते हो? Yes, sir. लेकिन अगर मान लो, इमेजिन करो कि ज्यादा अमाउंट अगर HCl का हो, अब पानी का कम अमाउंट हो, तो कैसे, तो क्या बोले, क्या पानी को सॉल्यूट मान ले और HCl को सॉल्वेंट मान ले? ऐसा हो सकता है? बोलो, ऐसा कर सकते हैं हम? No, sir. क्योंकि तुमने सुना होगा, इतना तो मुझे पता है कि इस क्लास में हर किसी ने सुना है कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सुना है ना? Yes, sir. अगर Yes, sir. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये है तो अमाउंट से हम डिसीजन लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा. अगर 2 ग्राम वाटर में भी 98 ग्राम H2SO4 डालोगे ना, तो लेट मी टेल यू, H2SO4 इज सोल्यूट एंड जो वाटर है वही सॉल्वेंट. तो अमाउंट से नहीं होता. एक ऐसे मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ और तुम लोग जरा सोचना मेरी बात. तुमने कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन अपनी आंखों से पढ़ी है? याद करो, तुमने 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, किसी बच्चे ने, इस क्लास के किसी बच्चे ने कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई भी डेफिनेशन अपनी आंखों से पढ़ी है? किसी बुक में लिखा हुआ? नहीं पढ़ा हो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ठीक ठीक डिफरेंशिएट कर सके. कोई डेफिनेशन नहीं. हाँ, 1-2 बातें बोल सकता हूं मैं जो तुम्हारे काम आए. जैसे फाइनल सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वही स्टेट सॉल्वेंट का होता है. सुना मैंने क्या कहा? फाइनल सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वही फाइनल सॉल्यूशन का होता है. जैसे तुम शरबत, अरे घर में नॉर्मली शरबत तो सब पीते हैं. शरबत कैसे बनाते हो यार? ये देखो, कुछ बच्चे घूम रहे हैं यार, बहुत मारूंगा मैं इन लोगों को, हमेशा लेट आते हैं. अबे तुम लोग बीच में कैसे चले जाते हो आर्यन? ए यार, हाँ, इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बाद बच्चे घूमने निकल गए. अभी हम मैंने क्या स्टेटमेंट दिया मैंने क्लास को? देयर इज नो सच डेफिनेशन दैट इज एग्जैक्टली क्रिएट सम डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. हाँ, कुछ जगह क्लियर है, जैसे पानी में तुम चीनी मिला के बढ़िया मिक्सचर शरबत बना के पीते हो, वहां क्लियर है कि चीनी जो है सॉलिड है, पानी में मिला रहे हो. तो फाइनल शरबत का जो स्टेट है वही पानी का स्टेट था, इसलिए यहाँ पानी जो है वो सॉल्वेंट है और चीनी जो है वो क्या है बताओ? सॉल्यूट. लेकिन जब मैं तुमको बोलूं कि तुम HCl को पानी में मिलाओ, H2SO4 को पानी में मिलाओ, Cl2 को पानी में मिलाओ, जो लोग पहले से लिक्विड है, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाओ, तो तुम्हारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट. अमाउंट पे तो जाना नहीं, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो या ज्यादा, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एक्चुअली सॉल्वेंट होने के लिए कुछ और बातें भी होती है. सॉल्वेंट वो होता है जो नॉर्मली सॉल्वेंट होने और सॉल्यूट होने में और भी बातें देखनी पड़ती है. जैसे एक बहुत बड़ी चीज है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में मैं
आगे बताऊंगा जब केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, डिटेल समझाऊंगा। अभी के लिए मैं बता दूं कोई खास डेफिनेशन हमारे पास नहीं है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट, और उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, कई बार दिक्कत हो जाएगी। जैसे वाटर का एग्जांपल लोगे तो तुम अमाउंट के थ्रू तो बात ही नहीं कर पाओगे। हाँ ये है कि कौन किस में डिजॉल्व होगा, ये कई बार आसान हो जाता है क्योंकि वाटर दुनिया में सस्ता मिलता है, मुफ्त में मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, वाटर ले, अब HCl कितना लाते हैं लोग, चम्मच में थोड़ा सा। पानी कितना लाते हैं, 1 लोटा, क्योंकि मुफ्त में मिलता है। समझ रहे हो बात? सो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके पीछे और भी रीजन है। एक बड़ा रीजन ये है कि वो सबको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। और सबको अपने अंदर डिजॉल्व क्यों करता है? क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होती है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये मैं तुमको आगे बताऊं। वो तो एक वाटर का केस हो गया, लेकिन अगर वाटर को मैं सामने से हटा दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं होता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। अमाउंट वाली बात तुम जनरल मत बोलना, क्योंकि वाटर के एग्जांपल में वो झूठा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्पस से देखें तो हमेशा सॉल्वेंट वाटर लेता है, और बाकी दुनिया की हर चीज सॉल्यूट होती है क्योंकि वो महंगी होती है। और अब तक दुनिया में वाटर मुफ्त में मिल रहा है तो वाटर लोग मुफ्त में यूज कर लेते हैं और उसको दे देते हैं कि सॉल्वेंट। जब दोनों लिक्विड है ना तो इट हार्डली मैटर कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। अगर वाटर है तब तो क्लियर ही है कि भाई वो वाटर सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई वाटर नहीं है तो इट हार्डली मैटर्स विच वन इज सॉल्यूट विच वन इज सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि ए और बी मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बट हाँ जनरली ऐसा होता है कि कुछ सॉल्वेंट के नाम हमें याद रखने चाहिए। कौन कौन? वाटर, बेंजीन, ईथर, नेफ्थलीन, ऐसे कई चीजें हैं जो होती है सॉल्वेंट। वो ज्यादा अमाउंट में ली जाती है, जनरल प्रैक्टिस में ज्यादा अमाउंट में ली जाती है, और सॉल्यूट जनरल प्रैक्टिस में कम अमाउंट में लिया जाता है। बट इट डजंट मीन इट हैज सम डेफिनेशन। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर डेफिनेशन हम बनाएंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, खासकर वाटर के केस में, क्योंकि अमाउंट बेसिस पे वाटर को डिसाइड नहीं कर सकते। सबको क्लियर? Yes, sir. सो कई केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। हाँ लेकिन अगर सॉलिड पानी में जा रहा है तो सॉलिड सॉल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के स्टेट का होगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। इसमें किसी को सॉल्यूट ले लो किसी को सॉल्वेंट ले लो। तो मान लो ए और बी को मिला के तुमने एक सॉल्यूशन बनाया। ए जो है एक अमाउंट, एक चीज है, बी एक अमाउंट है, इन दोनों को मिला के तुमने सॉल्यूशन बनाया। अब अभी मैंने तुमको एक बात बताई कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो बी मान लो तुम्हारा वाटर है, और ए जो चीज है वो कोई एसिड है, कोई बेस है, कुछ भी है। मान लो HCl है, ए महंगा है तो दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे भैया। एक होगा जिसमें HCl का अमाउंट ठीक ठाक होगा, और दूसरा होगा इसमें HCl का अमाउंट कम होगा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक को क्या बोलते हैं, कॉन्संट्रेटेड। क्या अंतर है दोनों में? डाइल्यूट में HCl कम होगा, लेस होगा, और कॉन्संट्रेटेड में HCl क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा। जैसे गरीबों की दाल और अमीरों की दाल। गरीब लोग जो दाल खाते हैं वो डाइल्यूट होता है, पानी बहुत होता है उसमें। अमीर लोग जो खाते हैं वो क्या होता है, कॉन्संट्रेटेड दाल होता है। समझ रहे हो? अबे मेरी बात सुन रहे हो तुम हाँ, सर। लोग? सो मैं फाइनली क्या बोल रहा हूँ उस पर सब लोग ध्यान देंगे। सो एक सॉल्यूशन पहले मन में लाओ। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की पहचान अनफॉर्चुनेटली उसके सॉल्वेंट से नहीं होती है, उसके सॉल्यूट से होती है, क्योंकि सॉल्यूट दुनिया में महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो जब तुम अपने प्रैक्टिकल वाले रूम में जाओगे स्कूल के, कहोगे HCl लाओ, तो तुम्हें वो एक जार दे देगा। उस जार में पानी भी होगा, क्योंकि प्योर HCl तो होता नहीं है, मिक्स होता है पानी के साथ। तो वहां पे पानी तुमको मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि वो नहीं बताएंगे पानी है, वहाँ HCl होगा, पानी भी होगा। अब HCl तुमको कितना चाहिए, क्योंकि प्योर HCl तुमको मिला ही नहीं है, पानी भी है उसमें। अब एग्जैक्टली उसके अंदर कितना HCl है वो तुमको पता करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए तुमको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत है।
मोस्टली हम लोग अभी तक कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं जानते हैं, दो ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म जानते हैं, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन लेट मी टेल यू, सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलेगा। अब आने वाले समय में हमें एग्जैक्ट पता करना होगा कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, दूसरे सॉल्यूशन में एग्जैक्ट सॉल्यूट कितना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है HCl, क्योंकि हमको एक रिएक्शन कराना है, मुझे HCl चाहिए, पानी उसके साथ है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पूरा टर्म, ताकि हम सॉल्यूट का एग्जैक्ट अमाउंट निकाल पाए, क्योंकि मुझे रिएक्शन करने के लिए सॉल्यूट चाहिए। बात समझो तुम लोग? बोलो। तो देखो, बात चल रही है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आगे बढ़ते हैं तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मोलैरिटी, जो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है, सब लोग देखेंगे, सीखने जा रहे हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? छोड़ यार, लिखो भाई सब लोग। मोलैरिटी, एवरीबॉडी। इसको पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें कि क्या होता है, तुम्हें समझ में आया। देखो, अगर ये एक सॉल्यूशन है, मान लो कि दो तरह के तुमने सॉल्वेंट यूज किया, सॉरी एक सॉल्वेंट है पहले से, देखो मान लो ये सॉल्वेंट है, सबको समझ में आ रहा होगा। और मान लो मैंने उसके अंदर एक सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट अलग कलर का, तुम पकड़ सकते हो, इसी के अंदर सॉल्यूट भी है। ये दोनों मिलके, हाँ ये दोनों मिलके हमें एक सॉल्यूशन बना, ये दोनों मिलके हमें सॉल्यूशन बना के देते हैं। So we have solution। मान लो A है प्लस B है। अब ये जो A है, माइक ऑन कर, ऑफ कर लो, किसी की आवाज आ रही है हम लोग, सुनो ध्यान से। मान लो ये मेरा सॉल्वेंट है, और ये जो है B, ये जो B है मेरा, ये मेरा सॉल्यूट। Sir, I guess someone's mic. We have solute and solvent इन दो, हाँ किसी का माइक ऑन है, प्लीज प्लीज उसे ऑफ कर लो, हमें आवाज आ रही है। सो वन इज सॉल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को मिला के बना सॉल्यूशन। अब सुनना मेरी बात, जब तुम अब मुझे ना इसके अंदर मुझे बेसिकली सॉल्यूट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्यूट, और मैंने तुमको बोला कि जाओ मेरे लिए 2 मोल सॉल्यूट लेकर आओ। तुमको मैंने बोला जाओ 2 मोल सॉल्यूट लेकर आए, तुम गए वहां पे लैब में गए, तो लैब में तुमको ये मिला। अब तुमने देखा कि यार इसके अंदर तो सॉल्यूट अकेला है ही नहीं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, सर ने तो मुझे सॉल्यूट लाने के लिए कहा है। तो तुमने मुझे वहां से फोन किया कि सर सॉल्यूट अकेला नहीं है, सॉल्वेंट भी है। तो मैं तुमको बोलूंगा कौन है सॉल्वेंट, जरा चेक करो। तुम बोलोगे सर पानी है सॉल्वेंट। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, सॉल्वेंट चलेगा, लेकिन मुझे ना अगर सॉल्यूट चाहिए, आप पानी के साथ भी सॉल्यूट ला रहे हो ना, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे सॉल्यूट चाहिए विद पानी और विदाउट पानी। तो तुम सोचोगे ठीक है विद पानी ले चलते हैं, लेकिन सर ने कितना सॉल्यूट मांगा है, 2 मोल। अब तुम जाओगे और वहां लैब में जो बैठा होगा उसको कहोगे कि सर मुझे ना 2 मोल सॉल्यूट चाहिए, तो बोलेगा बेटा सॉल्यूट प्योर नहीं मिलता, इसी फॉर्म में मिलता है, तो तुम चाहो तो सॉल्यूशन ले जाओ। तो तुम कहोगे सर मुझे पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मोल चाहिए। तो 2 मोल कैसे आएगा आप मुझे ये बताइए। तो कहेगा कि देखो
उस डब्बे के पास जाओ, डब्बे के पीछे इसके बारे में लिखा होगा कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम बोलोगे ठीक है, तुम बोलोगे नहीं नहीं ठीक है, ये तो सही बात है, तो बहुत अच्छा है सर, ऐसे होगा तब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सुनना तुम लोग मेरी बात ध्यान से। अब तुम गए अंदर, अंदर गए और तुमने वो डब्बा ध्यान से देखा। तुमने जो डब्बा ध्यान से देखा सॉल्यूशन वाला, तो तुमने देखा कि डब्बे के पास उसका ना किस अमाउंट में मिलाया गया वो लिखा हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तुमने देखा कि डब्बे के पास लिखा हुआ है कि इसके अंदर 1/2 मोल सॉल्यूट जो है पर लीटर डाला गया है, ऐसा तुमने देखा। सुनना है मेरी बात, कितना बोल रहा हूं मैं, 1/2 मोल सॉल्यूट पर लीटर डाला गया है। अब मेरा क्या है, मैंने तुमको क्या बोल रखा है कि भैया मुझे चाहिए कितना सॉल्यूट, 2 मोल। अबे चाहिए ना, तो तुम मुझे सोच के हाँ। बताओ, अगर मुझे 2 मोल सॉल्यूट चाहिए और तुमको पता चला कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें 1/2 मोल सॉल्यूट पर लीटर है, तो कैन यू टेल मी कि तुमको अगर 2 मोल मुझे देना है तो तुम इस सॉल्यूशन में से 4 लीटर कितना लीटर लेके आओगे? 4 4 लीटर। अगर तुम इसके 4 लीटर ले लोगे तुमको 2 मोल क्या मिल जाएगा? तुमको 2 मोल मिल जाएगा सॉल्यूट, और यही तुमको चाहिए क्योंकि मैंने यही मांगा है। तुम्हें पता है जाने अनजाने मैंने तुमको क्या क्या बता दिया। पहले मैंने तुमको जो ये इन्फॉर्मेशन दिया, पहले तुमको ये समझना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का मतलब है, यही है तुम्हारी मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो तुमने मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया ना, तुमने क्या निकाल लिया? मोल्स। अब खुद अपने दिमाग पे जोड़ दो कि अगर इसके पीछे ये लिखा नहीं होता तो क्या तुम मेरे लिए 2 मोल लेकर आते? आते लेकर? नहीं। नहीं लेके आते। तो तुम समझते हो ना कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के टर्म में चाहिए तो तुमको ये वाली चीज चाहिए ही चाहिए। कौन सी चीज? ये वाली चीज। और ये वाली चीज कुछ और नहीं है भाइयों, इसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। सो इस पे किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं ऑफिशियली मोलैरिटी, और जो वर्ड है जो यहाँ पे हम सीखेंगे इसके बारे में बातें करेंगे वो अभी शुरू होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया यार, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ तो होता ही नहीं, क्या बात है। एनीवेज चलो। तो अगर मुझे ये मोलैरिटी डिस्कस करनी है यहाँ पर, तो देखो जरा मैं लिख देता हूँ, सब लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे मेरे साथ और याद रखें। तुम लोग थोड़ा तो समझ ही गए हो, पूरा समझो जल्दी कि मोलैरिटी है क्या। जल्दी से समझो। मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, मेरे साथ सारी क्लास लिखेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution। क्या सबको समझ में आ रहा होगा? सो ये हो गया तुम्हारा कॉमन फॉर्मूला। सब लोग देखो, सो हम लोगों ने सीखा अभी मोलैरिटी का एक फॉर्मूला सीखा। मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज लिख लो, इन लीटर। ठीक, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in
1 liter of solution is called molarity. क्लैरिटी आ रही है सबको? इसको कहते हैं मोलारिटी। तो ये लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा, ये वाली चीज मैंने फॉर्मूला लिखा। तो सबसे पहले मोल्स निकालोगे। सारी क्लास जानती है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग स्मॉल m से निकालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। हमारे पास फार्मूला होगा, वेट दिया रहेगा, मान लो डायरेक्ट नहीं दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अपने पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा गिवन वेट बाय मोलर वेट। ये गिवन होगा, आपको कुछ इसमें टेंशन लेना नहीं है। ये गिवन होगा, ये मोलर है, सबको पता ही। ये दोनों दिया रहेगा, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जो पूरा भरोसा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ ऐसा नया कुछ बताया ही नहीं, छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम को बस लीटर में बदल देना भाई, इतना सा कर लेना। समझ में आ गई है? ये तो चलो आगे की बात है, मतलब मेनली तो ये भी ध्यान रहे तो अपना काम होता है। ये जो चीज है वो याद रहे तो अपना काम चलता। क्लैरिटी आ रही होगी? आपका स्क्रीन थोड़ा वो करो ना। हाँ मैं कर दूँ, अब ठीक है? हाँ हो गया, चलेगा? ठीक हो है, गया। ओके। डन 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 डन। सो हम लोगों ने सीखा गिवन, नीचे मोलर, मोलर मास है वो, तो इसकी कोई टेंशन नहीं अपने को। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो मैंने जस्ट बता दिया, ये आपको ऑलरेडी पता है। मेरा इस पर ज्यादा कुछ टेंशन नहीं मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है ये आपको बताया गया बहुत बार, आपको पता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें नई बात क्या पता चली, देखो अगर क्वेश्चन में मोलारिटी अपने को पता है, ठीक है, मोलारिटी पता है मतलब क्या पता है बोलो भाई। मोलारिटी, मान लो किसी की मोलारिटी 2 है, इसका क्या मतलब है बोलो? इसका मतलब है कि 2 मोल्स सॉल्यूट, कितना मोल सॉल्यूट? 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कितने में बोलो? 1 लीटर में। 1 लीटर ऑफ वॉट? सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर किसी की मोलारिटी m है, 2 है, तो 2 मोल होगा। अच्छा बताओ, किसी की मोलारिटी 4 होती तो इसका मतलब क्या होता? 1 लीटर में 4 मोल। अगर किसी की मोलारिटी 5 होती तो क्या होता? 5 में। अगर किसी की मोलारिटी 10 होती तो क्या होता? 10 में। अरे होता कि नहीं होता? हाँ सर। Yes, sir. बस बस इतना ही समझना है, ज्यादा लंबा तो जाना ही नहीं ना हम लोग। अब देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे। ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे डब्बा होगा, है ना, डब्बा के बाहर लिखा होगा m/10 HCl, ऐसे लिखा होगा m/10 HCl। इंटरेस्टेड हो m/10 का मतलब जानने में? m/10 का मतलब होगा, अगर किसी ने m/10 लिखा है, किसी ने लिखा है कि m/10 HCl, ठीक है, तो इसका मतलब होगा भाइयों कि मोलारिटी पता है यहाँ पे कितनी है बोलो? m/10 का मतलब है कि यहाँ पे मोलारिटी कितनी है? 1/10। और अगर कहीं किसी पे लिखा हो m/20, बताओ मोलारिटी कितनी होगी? 1/20। कहीं लिखा हो m/2, तो मोलारिटी कितनी? हाफ। कहीं लिखा हो m/4, मोलारिटी कितनी? 1/4। अबे समझे तुम लोग? बोलो। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएगा।
देख लो भाई, बोर्ड पे लिख दिया सब। अगर किसी डब्बा के बाहर HCl का कोई डब्बा है, ऐसे लिखा है, तो आपको उस हिसाब से बात करनी है। M/10 HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1/4 सॉल्यूट है। अगर M/20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1/120 मोल सॉल्यूट है। M/2 है, इसका मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1/2 मोल क्या है, सॉल्यूट है। M/4 का मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1/4 मोल क्या है, सॉल्यूट है। डन? क्या पूरी क्लास को ये समझ में आई? Yes, sir. Done. ठीक है, ठीक है भाई। सो अगली क्लास हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा मोलैरिटी, और हम इसी के बारे में बातें कर रहे थे, बहुत सारा डिस्कशन हुआ हमारा। तो अब हम खत्म करेंगे क्लास। तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि अब तुम लोग कॉमन जितनी बातें हैं वो सब सीख चुके हो। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स, ये सब सीख चुके हो। अब जैसे ही मोलैरिटी वाला टर्म हम लोग अच्छे से सीखेंगे, फिर मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, जल्दी ही और इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी चीजें सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं और क्वेश्चन भेजता हूँ, करते रहो। अगली क्लास में हम मोलैरिटी को आगे बढ़ाएंगे। सबको क्लियर? डन? चलो, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप से मेरा नंबर मिल जाएगा और डायरेक्ट बात कर लेंगे। बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।